इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद में अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे जो है डीम्ड इनकम, मानी गई आय, DEEMED, डीम्ड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो किसी करदाता के लिए मान ली जाती हैं और जब मान ली जाती हैं तो उसकी आय में शामिल करनी होती हैं। अभी तक अपन लोगों ने आय के 5 शीर्षक देखे हैं। कोई भी आय इन 5 शीर्षकों में आ जाएगी और अंतिम शीर्षक अपन ने देखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जो कहीं भी नहीं आ पा रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। उसी कड़ी में अब एक आय और रह जाती है, मानी गई आय, डीम्ड इनकम। किसी करदाता की आय वो मान ली गई है, इसलिए उसकी आय में शामिल की जाती है। और शामिल कहाँ करेंगे? शामिल वहीं करेंगे जहाँ वो आय के विभिन्न शीर्षकों में, आय के जो 5 शीर्षक हैं उनमें से वो जिससे भी संबंधित है उसी शीर्षक में उसको शामिल करेंगे। इसको शामिल करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं कि अन्य व्यक्ति ऐसे कौन से हैं जिनकी आय करदाता की आय में शामिल की जाती है। उसमें पहले आता है आय का हस्तांतरण, यानी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण न करके केवल आय का हस्तांतरण कर दे तो ऐसी स्थिति में वो आय उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसके नाम वो संपत्ति रजिस्टर्ड है। तो आय का हस्तांतरण आप वैसे ही किसी दूसरे के नाम में नहीं कर सकते जब तक कि आपने वो संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया। ये इसका पहला बिंदु है। दूसरा है संपत्ति का आपने हस्तांतरण तो कर दिया लेकिन संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण है, और खंडनीय को कहते हैं कि चाहे तब आप उस हस्तांतरण को खंडित कर दें, उसको रिवोकेट कर दें, खंडन कर दें और वो संपत्ति वापस ले लें। ऐसी परिस्थिति में भी जो संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण जिसने किया है उसी की आय में उस संपत्ति की आय शामिल होगी। लेकिन साथ में ये बताया गया है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ये लागू नहीं होगा। वो परिस्थितियां, सबसे पहली परिस्थिति है कि संपत्ति का हस्तांतरण तो कर दिया जाए लेकिन वो लाभ प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय हो। जीवन काल में उसका खंडन नहीं कर सकता। प्राप्तकर्ता के, जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया है, उसके जीवन काल में वो अखंडनीय हो, यानी उसका खंडन नहीं कर सकते, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। और फिर उसके बाद में एक परिस्थिति बताई गई है कि ये हस्तांतरण 1 अप्रैल 1961 से पहले किया गया हो और जो 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए किया गया है। ऐसी परिस्थिति में भी आय के संबंध में ये उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा। और अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट, जीवन साथी की आय, इनकम ऑफ स्पाउज। जीवन साथी की आय वहाँ से हो रही है जहाँ पर ऐसी संस्था से जिसमें करदाता का पर्याप्त हित हो। जीवन साथी को ऐसी संस्था से कोई लाभ प्राप्त हो या पारिश्रमिक प्राप्त हो जिसमें एक करदाता या स्पाउज का पर्याप्त हित हो। परंतु यदि करदाता का जीवन साथी टेक्निकल या पेशे संबंधी योग्यता रखता है और उसने कोई आय एकमात्र अपनी टेक्निकल और पेशे संबंधी नॉलेज के आधार पर प्राप्त की है,
तो फिर ऐसी स्थिति में वो आय जिस जीवन साथी ने कमाई है उसी की आय में शामिल की जाएगी। तो ये है जीवन साथी की आय। जीवन साथी को अगर कोई आय होती है तो जिस जीवन साथी का, हस्बैंड और वाइफ का, उस संस्था में जिसका पर्याप्त हित है उसकी आय में उसे शामिल किया जाएगा। पर्याप्त हित का क्या मतलब है? पर्याप्त हित से मतलब ये है कि कंपनी की दशा में उसको 20% वोटिंग राइट हो तब उसका पर्याप्त हित माना जाता है, या अन्य किसी स्थिति में पर्याप्त हित तब माना जाता है जब वो उस संस्था में 20% लाभ प्राप्त करने का अधिकारी रहा हो, तब उसको पर्याप्त हित कहते हैं। तो जीवन साथी का जिसका भी उस संस्था में पर्याप्त हित है उसकी आय में हस्बैंड और वाइफ की आय शामिल की जाएगी, जबकि वो उसको नहीं मिली है। उसकी आय में केवल इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि उस संस्था में उसका पर्याप्त हित है। और उसके बाद में फिर चौथा पॉइंट आता है पुत्र वधू की आय। पुत्र की वाइफ, पुत्र वधू की आय ये 1/6/1973 या उसके बाद यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त प्रतिफल के, यानी उसको उसका पर्याप्त प्रतिफल नहीं लिया उन्होंने, और पुत्र वधू को कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो ऐसी हस्तांतरित संपत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुत्र वधू को अगर कोई आय प्राप्त होती है तो वो आय उस करदाता की आय ही मानी जाएगी जिसने पुत्र वधू को संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के ट्रांसफ़र की है। ये इसका चौथा बिंदु हुआ डिम्ड इनकम का। ये सारे पॉइंट देख रहे हैं अपन, ये एक व्यक्ति की आय में शामिल करेंगे और इसका हेडिंग होगा डिम्ड इनकम। ऐसी इनकम जो मान ली गई है, ऊपरी रूप से उसकी इनकम दिखती नहीं है लेकिन मान ली गई है, तो उसकी आय में अपन शामिल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो सामान्य रूप से पूछा जाता है वो है अवयस्क बच्चे की आय। अगर कोई माइनर चाइल्ड है और उसकी आय है कोई, तो वो उसके माता या पिता में उसकी आय में शामिल होगी जिसकी अन्य आय अधिक है। इस आय को शामिल किए बिना उसकी अन्य आय अधिक है, जिसकी भी अन्य आय अधिक हैं उनकी आय में ये शामिल की जाएगी। लेकिन अगर अवयस्क बच्चे ने ये जो कमाई करी है वो अपने शारीरिक परिश्रम से कमाया है, या उसने कोई चतुराई या कुशलता या विशिष्ट ज्ञान की वजह से उसको बच्चे को अगर कमाई हुई है, तो वो माता या पिता की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये हुआ माइनर चाइल्ड की बात। माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो माँ या पिता दोनों में से जिसकी अन्य आय अधिक है उसकी आय में शामिल करते हैं। लेकिन इसमें ये आपने ये देख लिया कि अगर बच्चे ने अपनी शारीरिक मेहनत से कोई कमाई करी है या कोई नॉलेज से कमाई करी है तो वो फिर बच्चे की आय ही मानी जाएगी, माता पिता की आय में शामिल नहीं करेंगे। अवयस्क बच्चे की आय माता पिता की आय में शामिल करने के बाद में, किसी एक की आय में शामिल करने के बाद में धारा 1032 के तहत इसको कटौती भी दी जाती है, छूट भी दी जाती है। और वो कटौती आपको ध्यान रखनी है। छूट के संबंध में 2 पॉइंट बताए गए हैं कि कटौती दोनों में से जो भी कम है उस राशि की मिलेगी। पहला पॉइंट है जोड़ी गई संपूर्ण राशि, जो राशि अपन जोड़ रहे हैं वो वाली, या 1500 रुपये, दोनों में से जो भी राशि कम हो उसकी छूट मिलती है। यानी अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में माता या पिता को उसकी आय शामिल करने पर अधिकतम छूट मिल सकती है 1500 रुपये। और फिर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यदि धारा
एक आगे कटौतियों में दे रखी है धारा 80U में वर्णित असमर्थता डिसेबिलिटी है कोई, डिसेबिलिटी से पीड़ित अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में इस धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी, अर्थात विकलांग बच्चे की आय करदाता की आय में शामिल नहीं होगी। विकलांग बच्चे की अगर कोई आय है तो वो फिर माता या पिता की आय में शामिल नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस पॉइंट में इम्पोर्टेंट बात ये हुई, अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता की आय में शामिल की जाएगी, जिसकी अन्य आय अधिक है उसकी आय में। माता की आय अधिक है तो माता की आय में, और पिता की अन्य आय अधिक है तो पिता की आय में अवयस्क बच्चे की आय शामिल करेंगे। और बाद में 1500 रुपये अधिकतम छूट दी जाएगी। 1500 रुपये से कम की छूट दी जा सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट है डिम्ड इनकम का, वो है हिंदू अविभाजित परिवार को हस्तांतरित संपत्ति। अगर करदाता ने हिंदू अविभाजित परिवार को बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति से उपार्जित होने वाली आय इस सदस्य की उपार्जित आय मानी जाएगी। तो एक ये ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी करदाता ने हिंदू अविभाजित परिवार को बिना पर्याप्त प्रतिफल के संपत्ति हस्तांतरित की है और उस संपत्ति से अब कोई आय होती है तो वो हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल करेंगे। और एक बात आप लोगों को और देखनी है, वो है कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो बेनामी होते हैं। बेनामी व्यवहार यानी वो उसके नाम में नहीं होते, किसी अन्य के नाम में होते हैं। ये आयकर बचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नज़र भी इसके ऊपर रहती है। अगर इस तरह से कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो ऐसी स्थिति में वो आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाएगी। ये बेनामी हस्तांतरण के संबंध में हुआ। तो ये अपन ने देखा है कि मानी गई आयें कौन कौन सी हो सकती हैं, जो देखने में करदाता की आय नहीं लगती हैं तो भी वो हस्तांतरणकर्ता की आय में अपने शामिल कर रहे हैं। इस तरह से आप इस चैप्टर की थ्योरी को भी एक बार देख लें। इसमें कोई बड़ा प्रश्न बनने वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन इसमें थ्योरी और उदाहरण जो भी दे रखे हैं वो देख लें, क्योंकि यहाँ तक आते आते आय के सारे शीर्षक कंप्लीट हो चुके हैं। आय के जो 500 शीर्षक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से अन्य व्यक्ति की आय को शामिल करते हुए और आप लोग ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करने की स्थिति में आ गए हैं। तो फिर मिला जुला ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है जिसमें ये कह दिया जाए कि आप GTI की गणना करें, ग्रॉस टोटल इनकम की, और ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करने के लिए आपको आय के 5 शीर्षकों की आय मिलेंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शीर्षक की आय मिले। अगर किसी शीर्षक की आय है तो उसमें दिखाएंगे, और अगर किसी भी शीर्षक के पास में कोई आय नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ देंगे। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड में उसकी कोई आय नहीं है तो इसको डैश कर देंगे अपन। तो आय के 500 शीर्षक दिखाने ज़रूर हैं। जब अपन ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करते हैं उस टाइम आय के 500 शीर्षक दिखाएंगे अवश्य। अगर कोई आय है तो दिखा देंगे, अगर आय नहीं है तो उसको डैश कर देंगे। तो ये आप ध्यान रखें आय के 5 शीर्षकों का, और 5 शीर्षकों के अंतर्गत ही वो डिम्ड इनकम अगर कोई है तो वो डिम्ड इनकम अपने को शामिल करनी है। आप इस चैप्टर के उदाहरणों में जो परीक्षा से में आए हुए हैं विगत वर्षों में, उनको एक बार देख लें। नेक्स्ट टर्म पर मुझे अगर कोई अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को इसको करा दूंगा। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम का जोड़ लगाने के लिए, ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको अब आय के 500 शीर्षकों की
अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से उसका अध्ययन होना चाहिए। तो आप लोग साथ साथ में आय के हर एक शीर्षक का अध्ययन करते जाएं और इस चैप्टर के 1-2 दिन में करीब करीब सारे उदाहरण देख लें, ताकि आपके आय के शीर्षकों की तैयारी भी हो जाएगी। थैंक यू।